इसका उत्तर पद विशेष्य तथा पूर्व पद विशेषण होता है। पहले हम यह समझ लें कि विशेष और विशेषण में अंतर क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे कर्मधारय समास को। देखिए, जैसे कि कोई शब्द है महान महाकवि, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो स्पष्ट होगा महान है जो कवि, महान है जो कवि। अब देखिए इसमें विशेष्य और विशेषण की बात कहाँ से आती है, ठीक है। यहाँ पर यह जो हमारा है, यह हमारा कौन सा पद है, ठीक है, पीछे अभी हम पढ़ रहे हैं, यह हमारा पूर्व पद है। क्या है? पहला पूर्व पद है, और यह जो दूसरा है यह हमारा उत्तर पद है, उत्तर पद है। तो यह जो उत्तर पद है यही हमारा विशेष्य है, ठीक है, यही हमारा विशेष्य है, और यह जो पूर्व पद है यह हमारा क्या है? विशेषण है। अब हम सीधे शब्दों में चलते हैं कि विशेष की विशेषता बताने वाला, ध्यान दीजिएगा, विशेष की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। अब देखेंगे इधर, देखिए महाकवि, अर्थात देखिए कवि की, यह कवि तो हमारा विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हुआ? महान, यही शब्द है महान, मतलब कवि की विशेषता कौन बता रहा है? महान, ठीक है। कवि कैसा है? महान है, स्पष्ट हुआ। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं, इसके उदाहरण पर, कर्मधारय के उदाहरण पर हम देखेंगे, बस एग्जाम्पल देखिएगा। एक तरफ है समस्त पद, और दूसरी तरफ है बच्चों समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। इसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, और पहला है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। जब हम इसकी विग्रह इसका जब हम करेंगे तो कृष्ण मतलब होता है काला, काला है जो सर्प, यानी सर्प कैसा है? काला है। ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद विशेष होता है, अर्थात विशेष हमारा कौन है? सर्प है, और विशेषण क्या है? कृष्ण, कृष्ण मतलब काला रंग, ठीक है। आगे हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण है नील, नील गाय, अर्थात इसका विग्रह होगा नीली है जो गाय, अर्थात गाय की विशेषता कौन बता रहा है? गाय तो हमारा विशेष्य हो गया, इसका विशेषण है नीला रंग, अर्थात गाय का विशेषता नीला रंग बता रहा है। आगे हम देखेंगे काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इसका विग्रह होगा काली है जो, ठीक, मिर्च। चौथा है लौ पुरुष,
इसका विग्रह होगा लोहे के समान पुरुष। ये हमारा उदाहरण हुआ। फिर एक बार परिभाषा पर हम चलते हैं। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका पूर्व पद विशेष्य होता है तथा उत्तर पद विशेषण होता है। ठीक है, अब अगले समास पर हम चलते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें यह एक ऐसा समास है जिसमें कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, यह दोनों मिलकर किसी तीसरे को इंगित करते हैं। इसकी परिभाषा हम सीधे शब्दों में लिख देंगे कि इस समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है, और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। फिर से एक बार परिभाषा इसका हम समझेंगे। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे को इंगित करते हैं, अर्थात कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, पहला है दशानन। इसका हम समास जब विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा 10 मुखों वाला, अर्थार्थ रावण। अब स्पष्ट हुआ। मतलब इसकी परिभाषा यह है कि इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे को, ठीक है, बताता है। यहाँ हम देखेंगे दशानन, 10 मुखों वाला। ठीक है, अर्थात 10 मुख वाला जो है वो कौन है? रावण। अर्थात यहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान है। आगे हम लिखेंगे, दूसरा उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर, उदर मतलब होता है पेट। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, आप लोग देखे होंगे भगवान श्री गणेश को कहा जाता है कि जिसका लंबा पेट है वह कौन है? ठीक है, गणेश है। अर्थात इसमें क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ये तीसरे पद प्रधान है। फिर आगे है नीलकंठ। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके अंतर्गत, ठीक है, देवी देवताओं का नाम अत्यधिक आता है। नीलकंठ का तात्पर्य है नीला है, कंठ मतलब होता है गला, नीला है गला जिसका। आपको पता होगा कि भगवान शिव होंगे, क्योंकि वह, उनके बारे में कहा जाता है कि वह विष को पी गए थे, इसी कारण उनका जो गला है वह नीला हो गया था। नीला है गला जिसका, अर्थात शिव। फिर है चौथा उदाहरण चंद्रशेखर। फिर इसमें तीसरा प्रधान होगा पद, शिव को ही कहा जाता है, अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाला, अर्थात जिसके शिखर पर, जिसके सर पर चंद्रमा हो, अर्थात जो चंद्रमा को धारण करने वाला, चंद्रमा को धारण करने
वाला अर्थात यहाँ पर शिव जी ही होगा। ठीक है, आगे उदाहरण बहुत हैं, आप लोग देख लेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।